हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के भी स्पेशल टेक एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के में आने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। आज ये जो है क्लास हमारी 9th क्लास होगी, यानी सभी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो हमने एमसीक्यू क्लास स्टार्ट किए हुए थे उसकी आज ये 9th क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को वॉच नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी प्रीवियस क्लास को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके आप सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को भी देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 146 है कि जनरली वेयरिंग बुशेस आर मेड ऑफ, यानी प्रायः जो वेयरिंग बुश हैं वो किस धातु के बने होते हैं, आपको यहाँ पर पूछा गया है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कॉपर, ब्रास, वाइट मेटल, गन मेटल। आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको पूछ लिया गया है कि प्रायः बेयरिंग बुश किस धातु के बने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, गन मेटल, यानी जो बेयरिंग बुश होते हैं वो गन मेटल के बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चंस जो है 146 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग इज ऑफ टू टाइप्स, यानी सोल्डरिंग निम्न दो प्रकार की होती हैं। तो आपको बताना है कि सोल्डरिंग जो दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं सोल्डरिंग के। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है सॉफ्ट सोल्डरिंग एंड हार्ड सोल्डरिंग, ऑप्शन बी माइल्ड सोल्डरिंग एंड टफ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी प्राइमरी सोल्डरिंग एंड सेकेंडरी सोल्डरिंग, ऑप्शन डी बेसिक सोल्डरिंग एंड हाई सोल्डरिंग। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सोल्डरिंग के टाइप्स की तो जो सोल्डरिंग होती है दो प्रकार की होती है, जो कि सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग होती है। तो आपको 147 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है मिल जाता है, मुलायम सोल्डरिंग और कठोर सोल्डरिंग, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फिगर बिलो शोज वन ऑफ द हेड्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट, व्हाट इज इट, यानी नीचे दिए गए आरेख में कॉम्बिनेशन सेट का एक हेड दिखाया गया है, यह क्या है। आपको यहाँ पर एक सिंबल में या ड्राइंग में ये आपको हेड दिखाया गया है कॉम्बिनेशन सेट का, ये कौन सा हेड है आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड या रूल हेड। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो है स्क्वायर हेड है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इस जो ड्राइंग में दिया गया चित्र है, जो चित्र आपको बताया गया है, इसका नाम स्क्वायर हेड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 149 का कि फिगर विलू शोज द यूज ऑफ अ स्पैनर टू टाइटन अ नट, व्हाट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन डूइंग सो, यानी नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग दिखाया गया है, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छा नहीं है। आपको ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि जब आप स्पैनर से नट को टाइट करते हैं तो कौन सी प्रथा यहाँ पर इसको फॉलो नहीं करती, आपको यहाँ पर बोला गया है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं स्पैनर नट पर अच्छे तरह से लग जाता है, अगला आपका ऑप्शन है स्पैनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है, ऑप्शन आपको सी दिया गया है स्पैनर को नट के समान ही प्लेन पर प्रयोग करते हैं, और अगला है नट स्पैनर की जा पर पूरी तरह से फिट हो जाता है। यानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है
ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको मिलता है कि इट इज़ बेटर टू पुश देन पुल द स्पैनर, यानी स्पैनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है। ये स्पैनर जो है फॉलो नहीं करता, यानी इसमें ये तथ्य फॉलो नहीं होता है कि स्पैनर को खींचना चाहिए तथापि धक्का नहीं देना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आ मेटल पीस व्हेन हैमर्ड फ्रैक्चर्स विथ लिटिल और नो डिफॉर्मेशन इज, यानी धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से चोट किया जाता है तो उसमें मामूली या बिना विकृति आए दरार आ जाता है, वह धातु कैसी होती है? सख्त, भंगुर, नम्य या आघात वर्धनीय। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से अगर चोट लगाई जाए तो उसमें मामूली या बिना विकृति के ही दरार आ जाए तो वो कौन सी धातु होती है? तो अगर आप किसी धातु पर हल्की सी चोट लगाते हैं और उस पर दरार आ जाती है या वो टुकड़ों ही टुकड़ों में टूट जाती है तो ऐसी धातु में ब्रिटलनेस का गुण होता है, यानी भंगुरता का गुण होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज्ड टू, यानी स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का मानक होता है। आपको स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं कि 0.5 इंटू रिवेट का व्यास, 0.7 इंटू रिवेट का व्यास, 0.9 इंटू रिवेट का व्यास और 1.1 इंटू रिवेट का व्यास। तो जो स्नैप हेड रिवेट की हाइट होती है उसका स्टैंडर्ड होता है 0.7 इंटू डायामीटर ऑफ रिवेट, डायामीटर ऑफ रिवेट। तो आपको जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑपरेशन इज डन ऑन अ रिवेटेड जॉइंट विद द टूल मार्क्ड ए इन द फिगर गिवन बिलो, यानी दिए गए आरेख में ए से चिन्हित टूल के साथ रिवेट जॉइंट पर कौन सा कार्य किया जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग, ये आपको ड्राइंग यहाँ पर दी गई है, आपको इसमें से देख के सही विकल्प का चुनाव करना है। तो जो आपको ए दिया गया है, टूल दिखाया गया है और आपको बताना है कि रिवेट जॉइंट पर कौन सा कार्य ऐसा करते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। फिनिशिंग, टाइटनिंग, कॉल्किंग और फुलरिंग। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये जो प्रोसेस है फुलरिंग के द्वारा की जाती है या ये प्रोसेस फुलरिंग कहलाती है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल जाता है जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट शॉन इन फिगर गिवन बिलो, यानी नीचे आरेख में किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है। आपको यहाँ पर एक बोल्ट की ड्राइंग दी गई है, बोल्ट का डायग्राम आपको दिया गया है और आपको बताना है कि ये जो बोल्ट है किस प्रकार का बोल्ट है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन है आपका रैग बोल्ट, लेविस बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट और कर्व्ड बोल्ट। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रैग बोल्ट, यानी इस बोल्ट को आप रैग बोल्ट बोलेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये जो इस प्रकार का बोल्ट होता है रैग बोल्ट कहलाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इन अ फ्लैंज कपलिंग फ्लैंजेस आर कपल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ, यानी फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को खालिस्तान की सहायता से एक साथ बांधते हैं। आप जब फ्लैंज कपलिंग करते हैं तो फ्लैंजों को किसके माध्यम से बांधते हैं या किसके माध्यम से आप फास्टनिंग करते हैं, यहाँ पर आपको पूछा गया है। ऑप्शन में आपको वोल्ट्स एंड नट्स, स्टड, हेडलेस टेपर बोल्ट और नन ऑफ दीज दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी आप फ्लैंज कपलिंग करते हैं तो फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को जोड़ने के लिए आप बोल्ट्स और नट्स का यूज़ करते हैं, जब आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ कपलिंग शोन इन फिगर गिवन बिलो, यानी नीचे आरेख में किस प्रकार का कपलिंग दिखाया गया है आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, फिगर दिया गया है और आपको बताना है कि ये किस प्रकार की कपलिंग है। चलिए देख लेते हैं आपका ऑप्शन क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है ओल्डम कपलिंग, मफ कपलिंग, रिजिड कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग। तो डियर फ्रेंड्स, इसको आप सही तरीके से देख लीजिए। इस प्रकार की जो कपलिंग होती है इसको आप यूनिवर्सल कपलिंग बोलते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है आ रिवेट इज स्पेसिफाइड एज अ 20 mm रिवेट, व्हाट डज इट मीन, यानी रिवेट को 20 mm रिवेट के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन ए मिल जाता है कि शंख का व्यास 20 mm है, ऑप्शन बी मिलता है कि हेड का व्यास 20 mm है, ऑप्शन सी है हेड और शंख दोनों का व्यास 20 mm है और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि रिवेट को 20 mm रिवेट के रूप में अगर विनिर्दिष्ट किया गया है तो इसका अर्थ है कि शंख का व्यास 20 mm है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग डन विथ स्लिप गेजेस एज शोन इन फिगर बिलो, यानी नीचे आरेख में स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है आपको देखकर बताना है। तो आपको यहाँ पर स्लिप गेज के कार्यों के बारे में दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं कि स्लिप गेज से क्या हो रहा है, तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपको ऑप्शन में दिया गया है एडजस्टिंग, एडिंग, कंबाइनिंग और रिंगिंग। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ अभी स्लिप गेज की बात की जा रही है, तो स्लिप गेज में रिंगिंग की प्रोसेस होती है जिसे यहाँ पर डायग्राम या फिगर के माध्यम से बताया गया है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो प्रोसेस है स्लिप गेज में रिंगिंग की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी बाय विच अ मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस इन द क्वालिटी इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड इट्स, यानी नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को खालिस्तान कहते हैं। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को आप क्या कहेंगे, डैम्पिंग, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन या सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेंसिटिविटी हो जाएगा, यानी जब कभी आप नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाएंगे तो उस लगाने की योग्यता को ही सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इफ लैपिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील इज टू बी डन द एब्रेसिव यूज्ड विल बी, यदि मृदु इस्पात की लैपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक का प्रयोग होता है। आपको अगर माइल्ड स्टील की लैपिंग करनी है तो आप कौन से अपघर्षक का यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें तो आपको लैपिंग करने के लिए अपघर्षक का प्रयोग करना है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज मॉडल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो आपको नीचे ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिखाया गया है जिसमें आपको ए और बी दोनों को पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर में ये ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल है और आप को जो है इसमें दिए गए ए और बी की पहचान करके बताना है कि ये क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं, ए इज बॉन्ड, बी इज पोरोसिटी, ऑप्शन बी आपको दिया गया है ए इज बॉन्ड, बी इज स्पेस, ऑप्शन सी आपको दिया गया है ए इज जॉइंटर, बी इज गैप और ऑप्शन डी है कि ए इज स्ट्रक्चर और बी इज पोरोसिटी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 160 नंबर क्वेश्चंस की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है उसका स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है उसमें आपको ए और बी से इंडिकेट किए हुए भाग को
ए की अगर हम बात करें तो ए को जो है बॉन्ड दर्शाता है, और बी अगर हम बात करें तो जो बी है वो आपका पोरोसिटी को दर्शाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जिसका डिस्कशन हमने आपके साथ किया हुआ है। अगर आपके लिए ये वीडियो और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहे हैं या उपयोगी होने वाले हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हम आप तक पहुंचाते रहें।